जो है बांध के रखना जो है बहुत मुश्किल है, और जिसके तहत अंग्रेजों ने समय समय पर जो है अलग अलग तरीके के जो है एक्ट लेके आए जो भारत पे शासन कर सके बढ़िया से। और यहाँ पे क्या होने लगे कि भारतीयों को जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसमें शामिल करने की बात कही गई कि अब भारतीयों को भी साथ लेके चला जाए, क्योंकि 1857 की लड़ाई में बता दिए थे हम लोग कि हम लोग क्या है, तो उन्होंने सोचा कि अब भारतीयों को लेकर के चलेंगे तो शायद भारतीय उस तरह का विद्रोह नहीं करें। तो यहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के एक्ट, और इंडियन काउंसिल एक्ट तो बहुत बढ़िया रहा जो आगे चल करके 1937 में जो है भारतीय प्रांतों को अपनी सहायता हासिल करने में बहुत योगदान दिया। तो आगे हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल 1861, 1892 और 1909 ईस्वी के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और इसने क्या क्या किया तो यहाँ से देखिए। आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ द 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर कंट्री। यहाँ पे 1857 के महान क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महसूस किया कि भारतीयों को उनके देश में शासन चलाने के लिए उनका सहारा लेना आवश्यक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बिना उनके सहारे से हम भारत पे शासन नहीं कर सके। यहाँ पे अंग्रेजों की पतलून गिली हो रही है। देखिए यहाँ पे इन द परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वेर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861, 1892 एंड 1901। यहाँ पे इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश सांसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। यहाँ पे 3 अलग अलग जो है अधिनियम लेकर के आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई 1861 में, 1892 में और 1909 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1861, ये जो है 1861 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, एक बहुत ही बढ़िया लैंडमार्क जो है हुआ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में जो है यह जो 1861 का जो एक्ट था वह लैंडमार्क साबित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे देखिए फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं 1861 के भारत परिषद जो अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए यहाँ पे वो किस तरह जो है अलग अलग तरीके से भारतीयों को अपने कानून बनाने वाली प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लोगों को लगा कि भारतीयों को हम शामिल कर लेंगे तो शायद भारतीय खुश हो जाएंगे और 1857 जैसा विद्रोह फिर नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय द एसोसिएटिंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसका अर्थ हुआ कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है ना। उसके बाद इट दस प्रोवाइडेड दैट द वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। इसके द्वारा उन्होंने जो है क्या किया कि जो वायसराय था उस समय वह कुछ भारतीयों को अपने जो विस्तारित परिषद था उसमें शामिल करने का प्रावधान किया, लेकिन गैर सरकारी, यहाँ पे लिखा है ना गैर सरकारी, नॉन ऑफिशियल के तौर पे। ठीक है ना, सरकारी नहीं, नॉन सरकारी के रूप में, नॉन गवर्नमेंटल के रूप में। यहाँ पे देखिए तीसरा फीचर, इसका विशेषता क्या था, 1861 के भारत परिषद नियम का तीसरा विशेषता था। इन 1862 लॉर्ड कनिंघम द वायसराय नॉमिनेट 3 इंडियन, 3 भारतीयों को 1862 में 3 भारतीयों को उसने शामिल किया इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनका नाम था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनाकर राव। इन तीनों को जो है लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पे 1862, सॉरी यहाँ पे 1960 हो गया, 1962 हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए 1862। ठीक है ना, भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनाकर राव को विधान परिषद में क्या किया, मनोनीत किया कि चलिए अब इन लोगों को हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे initiated the process of decentralization by the restoring the legislative power to the Bombay, Madras and Madras presidency। इसके पहले जो है विधायी शक्तियां जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी से ले लिया गया था। 1733 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और
यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ये सारी चीजें ले ली गई थी, ठीक है ना, कि केवल जो है एक आदमी सारी चीजों को चलाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है पुनः उनको जो है शक्तियां देने की बात आई और विकेंद्रीकरण की भी क्या हुई, शुरुआत हुई, ठीक है ना। इट दस रिवर्स द कॉन्स्टिट्यूलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहाँ पे बोला गया कि इस प्रकार अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रकृति को क्या कर दिया, उलट दिया, और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरण पर, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के वो चरम पर पहुंच गया था, सेंट्रलाइजिंग की प्रकृति थी कि जो एक आदमी के हाथ में सत्ता देने की जो प्रकृति थी वो 1833 में चरम पर पहुंच गया था। तो यह कानून क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया, पुनः उसको जो है धीरे धीरे विधायी शक्तियां उनके हाथ में अब दिया जाने लगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, दिस पॉलिसी लेजिस्लेटिव डिवोशन द रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ द ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्लेबियंस इन 1937। यहाँ पे बोल रहा है विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई। देखिए ये कितना बढ़िया जो है, जैसे इस समय हम लोग देखते हैं ना कि केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार है, ये सारा चीज कहां से निकल के आया, इसका थीम कैसे निकल करके आया, तो ये सारी चीजें यहां से निकल के अंग्रेजों ने जैसे शासन करके गए थे वही सारी चीजें जो है बाद में बढ़िया से कानून के रूप में लिखा गया। देखिए अब हमको यहां से यह बात पता चलेगा कि कैसे हमारे संविधान में केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो सोच है वो कैसे आया, थिंक जो है, विचार जो है कैसे आया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे उसके बाद ऑल्सो द प्रोवाइडेड दीज एस्टेब्लिशमेंट ए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, एंड द पंजाब व्हिच वर एस्टेब्लिश्ड इन द 1862, 1866 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का क्या हुआ, गठन हुआ। देखिए एक केंद्र में विधान परिषद था जहां का हेड कौन था, वायसराय था, और प्रांत में भी जो है विधान परिषद का गठन होने लगा, यानी प्रांत में भी जो है कानून बनाने वाला जो मंत्रिमंडल था उसका गठन होने लगा, और केंद्र में तो एक था ही, ठीक है ना। अब देखिए ये सब चीज पहले हुई तभी तो इसका प्रारूप हम लोग को देखने को मिलता है। अभी हमारे बिहार में भी है कानून बनाने वाला मंत्रिमंडल, और जो है राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो ये सारी चीजें जो हैं यहां से अब धीरे धीरे निकल करके आ रही हैं, ठीक है। अब आगे इसका क्या हुआ प्रभाव देखते हैं। It empowered the viceroy to make rules and order for the more convenience transactions of the business in the council। कर रहा है इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। देखिए वायसराय को और अधिक शक्तियां मिली इस 1961 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, ठीक है ना। It also gave a recognition to the portfolio system introduced by the Lord Canning in 1859। इसने लॉर्ड कनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दिया। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी, तो देखिए अंडर दिस, इस पोर्टफोलियो प्रणाली के अंदर, ठीक है ना, अंडर दिस मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल वाज द मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वाज द ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल बिहाफ ऑफ द काउंसिल एंड द मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। इसके अंतर्गत वायसराय के परिषद का एक सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, यानी वायसराय के मंत्रिमंडल का कोई एक व्यक्ति, एक ऑफिसर जो है एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता। किसके तहत बाबू, तो ये हुआ पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत, ठीक है। इसे विभाग में काउंसलिंग की ओर से वह उस विभाग में अंतिम निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकारी था। कोई भी वायसराय के मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का हेड हो सकता था और उस विभाग का वह अंतिम निर्णय ले सकता था। यह था पोर्टफोलियो प्रणाली जो 1859 में किसके द्वारा लाया गया था लॉर्ड कनिंग के द्वारा। एक लॉर्ड कनिंग है, कनिंग मींस क्या होता है, धूर्त होता है ना, तो पूर्ण रूपेण धूर्त था, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इम्प्रूव द वायसराय इशू द ऑर्डिनेंस विथआउट अ कंक्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ।
इसने वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद के संस्तुति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। देखिए यहाँ पे वायसराय को आपातकाल, देखिए आपातकाल लगाया जाता है तो डायरेक्ट केंद्र का शासन हो जाता है ना देश में। यह बात कहां से निकल करके आई, तो देखिए यहाँ पे इसकी चर्चा थोड़ी बहुत यहाँ पे हुई है। जैसे अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, लेकिन जब आपातकाल बिहार में लग जाएगा ना तो डायरेक्ट केंद्र का शासन जो है हमारे यहाँ लग जाएगा। नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। कहां से बातें निकल के आ रही हैं, यहां से निकल करके आ रही हैं। यही सारी थेसिस जो है हमारे कानून में अलग अलग जगह पे क्या की गई हैं, लिखी गई हैं। एक के बार कानून नहीं बन गया हमारा, ये सारी चीजें उसके जड़ में चली हैं, ठीक है ना। इस वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद के संस्तुति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ऐसे आदेश की अवधि मात्र 6 माह की होती थी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे, 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे, ठीक है ना, उसके क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह क्या जो है अधिकार मिला वायसराय को और कौन कौन सी चीजें शुरू हुई। और फिर जो है हम लोग देखने वाले हैं अब 1892 में जो कानून बना, इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892 का, उसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान जो है और आए जिससे वे लोग चाहते थे कि भारतीयों को थोड़ा सा और हम लोग खुश करें। आगे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अब निकल करके आएंगी जो अभी हम देख पा रहे हैं। उन सभी चीजों की जड़ें जो है वहां से आपको मिलती हुई प्रतीत होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।